ये एग्जाम्पल नंबर 7 को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आनंददायक है, ध्यान से सुनना, बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही मजेदार। ये देखो 2.7 हमें क्या कह रहा है, हम बचपन में खेल किया करते थे ना कि ऐसे पेंसिल को बालों में, सूखे बालों में रगड़ा और छोटे छोटे कागज के टुकड़े लिए और उनको टच करा के देखा, है ना, और वो टच हो जाते थे। वही गेम है बिल्कुल, उसका लॉजिक पूछ रहा है ऐसा क्यों हुआ था। ये लिख भी तो रहा है, ए कॉम्ब रन थ्रो वंस ड्राई हेयर, एक कंगे को सूखे बालों से रगड़ो, है ना। हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को वो अट्रैक्ट कर लेता है। वाई, क्यों कर लेता है ना। व्हाट हैपेंड इफ द हेयर इज वेट, अब कह रहा है ये क्या होगा यदि बाल भीगे हुए हों, वेट और इट इज रेनी डे, मतलब बारिश के दिन अगर बाल भीग जाए तो क्या होगा। तो सुनिए क्या होता था। देखो जो पेपर है वो है क्या, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब अचालक, भाई कागज तो अचालक है, उसमें करंट थोड़ी नहीं होता, लेकिन उसके अंदर एटम, एटम मतलब डाइपोल होते हैं, द्विध्रुव होते हैं और वो ऐसे रहते हैं। ऐसे मान लो कि ये पेपर का एक पीस है ना, ये पेपर का पीस, और ये ले लिया आप लोगों ने कॉम्ब, इस तरीके से ये ले लिया कॉम्ब, कंघा, है ना, कॉम्ब, ये कंघा है ना, कॉम्ब, COMB। अब इसमें पेपर में क्या है ना, इसमें डाइपोल पड़े रहते हैं, हर एक बॉडी में होते हैं, जो बॉडी इंसुलेटर है उनमें पोलराइजेशन, ध्रुवण होता है इनका, हर एक में रहते हैं ये पड़े हुए। तो देखो इनमें रहते हैं क्या पड़े हुए, इस तरीके से डाइपोल, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम लोग ने क्या किया कि हमने कंघे को लिया और रगड़ा, तो रगड़ने से है ना चार्ज हो जाता, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशित, ये कंघा हो जाता है आवेशित। अब मान लो कंघा हो जाता है धनात्मक आवेशित, अगर यहाँ धनात्मक ये कंघा आवेशित हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया ये कंघा रगड़ने से, तो होगा क्या, ये धनात्मक इन धन वालों को, इन ऋण वालों को खींचेगा और धन वालों को दूर करेगा, तो इसका अपना एक रूप बदल जाएगा। उस रूप को देख लो, ये इसका अपना एक रूप बदल जाएगा। कैसे रूप बदल जाएगा कि ये इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से अपना व्यवहार दिखाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये टेढ़े मेढ़े जो डाइपोल है एकदम सीधे हो जाएंगे, नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर, माइनस प्लस और माइनस प्लस, और इनके बीच में ये जो देख रहा है प्लस वाला, ये जो चार्ज हुआ है ना, यही तो लॉजिक है इस चीज का कि जो कंघा, जो कॉम्ब है आवेशित हुआ है, जो कॉम्ब आवेशित हुआ वो क्या करेगा, इनके डाइपोलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है, यही वजह होती है। तो ये तो कागज है, कागज के टुकड़े, जब वो डाइपोल इन डाइपोलों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा तो ये इसकी तरफ खींचना, आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता किसकी वजह से, ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन, घर मतलब ध्रुवण के कारण, ध्रुवण के कारण, ध्रुवण के कारण होता है। और ये ध्रुवणी होती है प्रोसेस कि किसी पॉजिटिव को या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम किसी विद्युत क्षेत्र को इसमें लगा दो, है ना, तो वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है ना, ये प्लस वाली नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी तो ये अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक। यही वजह होती है कि कंघे को बालों में रगड़ करके या पेंसिल को भी बालों में रगड़ करके ये छोटे छोटे टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये कह रहा है कि ऐसा काम बारिश वाले दिन जब बाल भीगे हुए हो तब क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर ये है कि जब बाल भीगे हुए होते हैं ना तो उनमें हमारा फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घर्षण कम हो जाता है हमारे, है ना, ये फ्रिक्शन कम हो जाता है, उसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो अच्छी तरह से नहीं लग पाता, है ना, घर्षण फ्रिक्शन कम हो जाता है जब हमारे बाल भीगे हुए हो या वेट लगाए हुए हो, तो ये क्या होता है कि अट्रैक्ट नहीं कर पाते, ये अट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो यही वजह है कि ये पेपर के जो छोटे छोटे पीस होते हैं अट्रैक्ट नहीं हो पाती। अब इसका तो अपने को लॉजिक पता चल गया कि ये किस वजह से हो रहा है, पोलराइजेशन ही है। पोलराइजेशन किस प्रक्रिया को कहते हैं कि यहाँ धन आवेश इधर के ऋणवानों को खींचना शुरू करेगा, तो ये एक टेढ़े मेढ़े जगह पड़े होंगे इधर उधर, तो एकदम सीधे हो जाएंगे, ठीक। अब दूसरा कह रहा है कि ऑर्डिनरी रबर इज इंसुलेटर, कह रहा है कि जो वास्तव में रबर होती है वो अचालक होती है, उसमें कोई कंडक्टर नहीं होता, है ना, वो चालित होती नहीं, मतलब उसमें करंट फ्लो ही नहीं हो सकता। बट स्पेशल रबर टायर्स, कह रहा है कि बट कुछ स्पेशल रबर टायर बनाए जाते हैं ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, मतलब जब जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, वो देखे होंगे तुमने, ऐसे एरोप्लेन यूं करके चला, मतलब पहियों पे दौड़ रहा है फिर ऐसे करके चला गया, या जब नीचे फ्लाइट करता है तो
पहिए होते हैं उसके जो नीचे से उसके पहियों पे चलता है, वो उसी की जो एरोप्लेन होता है ना उसके पहिए की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, वैसे जनरली तो जो रबर होती है वो इंसुलेटर चालक होती है, लेकिन स्पेशल रबर टायर बनाए जाते हैं किसके, हवाई जहाजों के पहियों के। ये जो हवाई जहाज होते हैं बड़े बड़े, उन्हें आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, उससे उन्हें हल्का हल्का चालित किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है कि वो चालन हो। वाई इज नेसेसरी, तो मैं ये हटा देता हूं और आपको आगे का लॉजिक समझा देता हूं कि ये चीज जरूरी ही क्यों है, क्यों वो कंडक्टिंग करती है। तो मेरी बात सुने, अब पहले ये जान लो कि अगर वो उस टायर को कंडक्टिंग ना करेंगे, मान लो ये टायर है वायर है ना, ये टायर है, टायर ठीक है, ये इस तरीके से मान लो ये टायर है, ये टायर है। अब टायर में क्या है कि टायर जैसे ही यहां आएगा, जैसे ही ये नीचे लैंड करता है ना, जब ये नीचे लैंड करता है तो इस पे इसके एरोप्लेन का प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर पड़ने से यहां इस जगह पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घर्षण का मतलब जान लीजिए आप कैसे, कि देखो एरोप्लेन का टायर ऐसे जा रहा है तो वो जैसे जमीन पर पड़ता है तो वो घर्षण करता है ना, क्योंकि वो आगे चल रहा होता है, जमीन उसे पीछे की, तो दो घर्षण होता है क्या, दो सतहों के बीच में, ठीक है ना, दो सतहें एक दूसरे का विरोध करने लगती है तो घर्षण प्रोड्यूस हो जाता है ना, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। घर्षण की वजह से टायर में क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश। और वो जो आवेश है अगर ये चालित न हुआ तो इसके अंदर जो आवेश बनता है उससे इसमें चिनगारी बनती है। तो मैंने देखा भी होगा जब एयरक्राफ्ट आ रहा हो, नीचे की तरफ लैंड कर रहा हो तो उसके पहियों से चिनगारी उत्पन्न होती है ना, और चिनगारी उत्पन्न होने से ज्यादा भी उत्पन्न हो सकती है, कम भी उत्पन्न हो सकती है, गड़बड़ होने के चांस ज्यादा है। तो वो लोग क्या करते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं स्लाइटली मतलब बहुत ही हल्का, स्लाइटली कंडक्टिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्लाइटली कंडक्टिंग कर देते हैं, क्योंकि जब ये वाला जो पहिया है, जो एयरक्राफ्ट का टायर है, जब ये कंडक्टिंग रहेगा तो इसमें जब आवेश बनेंगे उन आवेशों को ये अर्थिंग, ये अर्थ के तो टच में रहता है, अर्थ को दे सकता है। अगर ये आवेशित नहीं होगा, इसके अंदर जो आवेश बनने हैं ना, जो आवेश वो इसके अंदर ही बने रहेंगे, जिसकी वजह से चिनगारी उत्पन्न होंगी। अगर वो इसे चालक बना देंगे, कंडक्टिंग बना देंगे, तो वो जो आवेश हैं अर्थ को जा सकते हैं, अर्थिंग हो सकती है, मतलब अर्थ में चले जाएंगे, चिनगारी कम बनेगी और आसानी से लैंड हो जाएगी। ये कहानी चलती है इनमें ऑर्डिनरी टायरों में। ठीक, आगे देखिए, चलिए सी डी देख लीजिए। सी का सॉल्यूशन वही है, लॉजिक वही है जो बी का बताया था मैंने, तो इसीलिए मैं अब सीधा डी को एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहा है कि एक बर्ड परचेज ऑन द बेयर ऑफ हाई पावर लाइन, एक चिड़िया बहुत हाई पावर की लाइन पे बैठी हुई है। देखा भी होगा, हम देखते हैं ना जनरली कि चिड़िया जो बिजली, बड़ी बड़ी बिजली की लाइनों पे बैठी रहती है। अब एंड नथिंग हैपेंस टू द बर्ड, चिड़िया के साथ तो कुछ नहीं होता, उसे तो कोई बिजली पकड़ती नहीं, लेकिन ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टचिंग द सेम लाइन, अगर एक आदमी जमीन पे खड़ा होकर के उसको टच कर दे, लाइन को, सेम लाइन को टच कर दे, गेट्स ए फैटल शॉक्स, बहुत बुरी तरह से झटका लगता है। वाई, ऐसा क्यों होता है? तो इसका लॉजिक है, सीधा सीधा आंसर है। देखो चिड़िया के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बात सुनना, कि अगर ये लाइन है ना, इसमें करंट चल रहा है, अगर यहाँ पर भी कोई भी बर्ड बैठी हुई है, ठीक है ना, ये कोई चिड़िया बैठी हुई है, तो यहां से जो वोल्टेज चल रही होगी वो ऐसे जाएगी और ऐसे करके निकल आएगी। मतलब चिड़िया जब बैठी होती है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। विभवांतर में अंतर, विभवांतर का अंतर कुछ भी नहीं होता। वोल्टेज विभवांतर बिल्कुल अंतर कुछ आता ही नहीं। मतलब अगर यहां से मान लो 220 वोल्ट की चल रही है, करंट चल रहा है अपना, तो वो 220 वोल्ट का भी, इस जगह पे भी 220 वोल्ट जब चिड़िया के पास है और इस जगह पे भी 220 वोल्ट, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो विभव का अंतर है VA माइनस VB, वो कितना रहता है, वो 0 रहता है। विभवांतर कुछ होता है नहीं, क्योंकि करंट जो है ना तब तक नहीं चलता जब तक विभवांतर ना आए। इसे करंट जब तक फील ही नहीं होगा जब तक अंतर ना आएगा। इन दोनों पॉइंटों के विभवों में अंतर ही नहीं आएगा, इसे झटका ही नहीं लगेगा, इसके अंदर करंट ही नहीं जाएगा। अब यही चीज अगर आदमी के लिए कर दी जाए कि आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, इस जगह पे कोई आदमी ऐसे मान लीजिए
कि ये आदमी खड़ा है और अपने हाथों से इससे पकड़ रहा है, और ये ग्राउंड है, ये जमीन है, ग्राउंड जमीन। अब ये क्या करेगा, जैसे ही वो इससे पकड़ेगा तो यहाँ का तो पोटेंशियल कितना होगा 220 इस जगह का, ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, और वो ये जमीन पर खड़ा है तो जमीन का पोटेंशियल कितना होगा 0। भाई जमीन तो इतनी बड़ी कंडक्टर है, इसे तो कुछ भी दे दो तो सबको 0 कर देगी, कितना दोगे इसे करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ जाता है, फिर डिफरेंस देखो वीबी माइनस के वीए माइनस के वीबी, तो मतलब 220 में से 0 घटा दो तो कितने का अंतर आ जाता है 220 वोल्ट का। जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर आता है उसी से 220 वोल्ट का झटका लगता है इसको। अगर जनरली मैंने 220 इसलिए लिया है कि अल्टरनेटिव करंट है ना, प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे काम करती है। तो इसका मेन लॉजिक समझ में आया कि किसी भी चीज को तब तक झटका या शॉक नहीं लगेगा बिजली के द्वारा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस चिड़िया में नहीं है। अगर हाँ आदमी ऐसे पकड़ के इस वायर को ऐसे पकड़ के ये आदमी और अपने पांव को ऊपर करके लटक जाए इस वायर से, तो इसे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा कितना 220, इस जगह पे होके करंट आ रहा होगा और यूं करके इसके किसी से जा रहा होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा 220, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाता है 0 आ जाता है ना। तो ये इसका लॉजिक है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि एक स्लैब ऑफ मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ठीक है, हैज ए सेम एरिया एज द प्लेट पैरेलल। अब मैं तुम्हें समझा देता हूं पूरा खेल कि 2 समांतर प्लेट हैं, पूरे खेल को समझिएगा, है ना। 2 समांतर प्लेट हैं, ऐसे थी शुरुआत में, है जी, हाँ गेम को समझें। एक पे चार्ज प्लस क्यू मान लो, एक पे माइनस क्यू मान लो। मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये सब पढ़ा रखे हैं, देख लेना वीडियो में जा करके, है ना। ये माइनस है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी डी। अब इनका शुरुआत में जो संधारित्र मान लो वो सी नॉट कितना होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये इनकी धारता है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका नाम मैंने करा रखा है, ये वीडियो में भी देख सकते हो। अब कह रहा है कि इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, कोई स्लैब, कोई छड़ डाल दी गई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये इस तरीके से छड़ डाल दी गई, है ना। इनकी डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस डी थी। अब ये कोई स्लैब डाल दी गई इस तरीके से। अब कह रहा है आगे कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक नियतांक के है, इसका कांस्टेंट तो के है, इन द सेम एरिया सेम है, द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज ए थिकनेस, इसकी जो मोटाई है वो 3/4D है। ये जो मोटाई है ये कितनी है इसकी, ये जो डिस्टेंस है, ये थिकनेस इसे कहते हैं, ये दे रखी है 3/4D, वेयर डी इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट, है ना। प्लेट इन डी क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। हैज द कैपेसिटेंस चेंज, मतलब इनकी अब धारता क्या बदल जाएगी वो बताइए। तो जब स्लैब डालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने भी करा रखा है, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं, ठीक है ना, निकालने के लिए इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं। तो अब आप देखिए एप्सिलॉन नॉट ए एरिया तो सेम रखा है, अब डी माइनस जो थिकनेस है जो कितनी है वो 3/4 एंड डी है, प्लस करके यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी डालेंगे 3/4D और यहाँ पर आ जाएगा के, है ना। ये के भी तो साथ में दे रखा है, ये आ जाएगा के। अब देखिए इस के को पहुंचा देते हैं हम ऊपर, तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए 4, ये 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो ये आ गया D/4 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3D/4K, ये आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये कितना आ गया, एलसीएम आ गया इन दोनों का 4K, कितना आ गया 4K, तो 4K आ गया, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी DK, क्योंकि भाई 4 से 4 कट जाएगा, K रह जाएगा, और ये कितनी आ गई 3D। अब इस वाली चीज को हम ऊपर भेज देंगे तो C इक्वल टू ये कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए और इनटू में 4K, नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा देखिए आप DK प्लस 3D। अब इन दोनों में से D ले लो कॉमन, तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 4K, D ले लिया हम लोगों ने कॉमन, तो क्या बचा K प्लस 3 बचा, क्या बचा K प्लस 3। अब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, देखिए ये किसके इक्वल है, ये C नॉट के इक्वल है, तो इसकी जगह पर क्या डाल देंगे हम C नॉट डाल देंगे, तो C इक्वल टू 4K C नॉट अपॉन K प्लस 3। अब जो धारता है वो इतनी आ जाएगी, ठीक है ना, अब जो धारता है वो इतनी आ जाएगी, ठीक। आगे की तरफ चलते हैं। आगे का एग्जाम्पल बड़ा इजी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9 है।
इसमें ये 3 कैपेसिटर दे रखे हैं संधारित्र, ये चौथा भी कॉम्बिनेशन में, और हर एक का C1 C2 C3 4 हर एक की जो वैल्यू है वो दे रखी है 10 माइक्रोफेराडे। अब इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, मतलब इस पूरे चित्र का हमें कुल धारता बतानी है ना। अच्छा, याद रखना है हमें कि 1 माइक्रोफेराडे बराबर होता है 10⁻⁻6 फेराडे, और 1 पिको फेराडे इक्वल टू होता है 10⁻12 फेराडे, है ना। ये चीजें थोड़ी बहुत हल्की हल्की सी याद रखनी है। तो देखिए कितना आसान है कि ए से ये तीनों किसमें, सीरीज में, ये तीनों आ जाएंगे सीरीज में। मतलब सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे जुड़ते हैं, ऐसे जुड़ते हैं 1/C 1/C1 1/C2 1/C3, ऐसे जुड़ते हैं सीरीज में। तो 1/C इक्वल टू 1/C1 C1 C2 C3 सब कितने 10, तो 10 माइक्रोफेराडे, है ना, और 1/10 माइक्रोफेराडे 1/10 माइक्रोफेराडे 1/10 माइक्रोफेराडे। तो ये देखो कितना आ जाएगा, इन तीनों का निकाला जा रहा है, इन तीनों का। तो इन तीनों का आ जाता है नेट 1 2 3 10 माइक्रोफेराडे, मतलब C इक्वल टू आ जाता है 10/3 माइक्रोफेराडे। अब तुम इस ग्राफ को ऐसे देख लो कि ये तीनों मिलकर के, इन तीनों का तुल्य जो नेट है वो इतना आ गया, तो ये तीनों का मिलकर के बन गए एक, इस तरीके से, ठीक है ना। इस पे प्लस मान लो और इस पे माइनस मान लो, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इस तरीके से। और इन्हीं के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, एक चौथा भी, ये भी जुड़ा हुआ है, इसका ये एकदम पैरेलल में आ जाएगा, ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब इनको एक मेंस की, ये कितनी वोल्टेज से कनेक्टेड है, ये 500 वोल्ट। तो आप ऐसे मान लीजिए ये दोनों कनेक्ट हैं 500 वोल्ट से। अब ये दोनों किस में, पैरेलल में। अब इसका तो फाइनल आंसर आया है 10/3 माइक्रोफेराडे, और इसका अभी भी कितना है 10 माइक्रोफेराडे, क्योंकि ये C4 था ना। ये जो है ये तीनों का तुल्य है, ठीक है ना, जो टोटल है 10/3 और ये 10 है। तो जो नेट हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, जो नेट आएगा वो कैसे आएगा, C डैश नाम रख लेते हैं, वो 10/3 माइक्रोफेराडे में हमें ऐड कर देना 10 माइक्रोफेराडे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 10 40/3, और ये माइक्रोफेराडे, तो ये लगभग आ जाएगा 13.3 माइक्रोफेराडे, इसका डिवाइड लगाते ही, ठीक है। तो ये तो हमारी चीज निकल करके आएगी कि क्या क्या कहते हैं उसे, कि कुल धारता क्या होगी, ठीक है। अच्छे से देख लेते हैं इसे। अब हमारी चीज के आगे हमें पूछ रहा है द चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर, मतलब प्रत्येक पे आवेश कितना होगा, ठीक है ना, प्रत्येक पे आवेश कितना होगा वो हमें बताना है। तो ये चीज मैं हटा देता हूं। हाँ, दो बातों को इसमें से लिख लेते हैं अलग, कि C1 C2 C3 की वैल्यू कितनी आई है 10/3 माइक्रोफेराडे, ठीक है, इसको हम अलग से लिख लेंगे। ये मैं हटा देता हूं। देखिए आवेश बताते हैं ना, कह रहा है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक पे, इस पे इस पे इस पे, तो ये तो तीनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में विभव जो पोटेंशियल जो इक्वल होता है, मतलब अलग अलग होता है, उन सबका सम कितने के इक्वल बैठेगा 500 के। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू कितने के बैठेगा, टोटल पोटेंशियल 500 है। तो अब देखो कैसे निकालो, V इक्वल टू, क्योंकि श्रेणी क्रम में चार्ज तो तीनों पे एक जैसा है, तो Q/C1, V का फॉर्मूला होता है Q/C1, इसका फॉर्मूला Q/C2, इसका फॉर्मूला Q/C3, और इक्वल टू कितना आ गया 500, ठीक है। तो Q को हम ले लेते हैं बाहर, तो कितना आ गया 1/C1 1/C2 1/C3 इक्वल टू कितना आ गया 500, और इसकी वैल्यू हम लाए थे, ये 1/C के इक्वल आया था, और 1/C कितना था हमारा, Q इंटू 3/10 माइक्रोफेराडे, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 500। तो हम इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 510 माइक्रोफेराडे, और 3 का लगा देंगे डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइक्रो घटाने के लिए 500/3 10 इंटू 10⁻⁻6, है ना, इतने कूलाम आएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -5 और 2 जीरो और गिर जाएंगी, तो -3, 5/3 इंटू 10⁻⁻3 कूलाम, ठीक है ना। और इसका चार्ज अपना अलग होगा, तो ये लगभग आ जाता है 1.7 गुणा 10⁻³ कूलम। अब इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q डैश पे, इस पे इसका चार्ज मान लेते हैं, चौथे का मान लेते हैं Q डैश।
क्यू डैश बराबर क्या होगा, सी एंड वी। तो इसका सी कैपेसिटेंस कितना है, इसका सी चौथा पैरेलल में अलग है, पैरेलल में चार्ज अलग होता है, ध्यान से सुनना। तो इसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराडे और पोटेंशियल कितना है 500, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके हम इसका चार्ज निकाल सकते हैं। तो बड़ा ही आसान और बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए तुम। आगे का एग्जांपल देखिए, 10वां लास्ट एग्जांपल है। इन 900 पिकोफैराडे कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय द 100 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे दिखाया गया ये कितना है, सी कितना है इसका, सी 900 पिकोफैराडे, ठीक। जाने जा, चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की, तो उस एनर्जी को लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, यही होता है हाफ सी वी स्क्वायर। या कुछ लोग इसे ऐसे भी देख सकते हैं, हाफ सी वी इंटू वी। तो ये कितने के इक्वल है, क्यू के, तो हाफ क्यू वी भी होता है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से सुन लेते हैं, 1/2 सी कितना, सी है जी 900 पिकोफैराडे, तो 900 10 की पावर -12। वोल्टेज कितनी है 100, तो 100 इंटू 100 है ना, स्क्वायर आ रहा है ना, तो 2 बार कर देंगे। तो ये कितने बार गया, 450, ठीक। अब कितनी जीरो, 2 4 और 1 5, तो 5 जीरो यहाँ से डाउन मार देंगे, तो 5 गई, 12 में से 5 गए तो 7 बचे, 10 की पावर -7। तो यहाँ पर रह गया 4.5 गुणा 10 की पावर -6 जूल, इतनी एनर्जी आएगी। अब इसमें आगे का पार्ट क्या कह रहा है, आगे का पार्ट कह रहा है द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड अनदर 900 पिकोफैराडे। मतलब ये कह रहा है, इस क्वेश्चन को तुम थोड़ा ध्यान से सुनना। वो ये कह रहा है कि यहां से इस बैटरी को हटा दो, ठीक है, एक दूसरा सेम इतने का ही एक और कैपेसिटर आप लोग लगा दो, है ना। हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया। कह रहा है इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं और यहीं पे एक और लगा देते हैं, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और 900 पिकोफैराडे का ही लगाते हैं, है ना, पिकोफैराडे का, ये C1 और ये C2, 900 के 900 के दोनों के दोनों। अब कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो देखो अब ये वाला आवेश पे दूसरा 900 का लगाते हैं, लेकिन ये शुरुआत में ना अनावेशित था, इस पर आवेश नहीं था, ठीक है। कनेक्टेड अनदर कैपेसिटर, है ना। ये अब जब ये डिस्कनेक्टेड, आप ऐसे अज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए कि इस पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये वाला क्या करेगा, ये अपना चार्ज इससे देना शुरू करेगा, और कब तक देता रहेगा, जब तक दोनों पे इक्वल न हो जाए। तो इस पे भी कितना रह जाएगा, आधा, पहले का आधा, भाई इक्वल का मतलब है कि आधा आधा दोनों पे, और इस पे भी कितना रह जाएगा, प्लस के Q/2 एंड माइनस के Q/2, है ना। और चार्ज अगर आधा होगा तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, विभव भी आधा हो जाएगा, क्योंकि हमेशा आवेश उच्च से निम्न की तरफ चलता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। तो मतलब जो चार्ज है Q डैश बराबर कितना आ जाएगा, Q का आधा, और V डैश भी कितना आ जाएगा, पहले का आधा, ठीक। अब 100 वोल्ट थी जी, आगे बढ़ लेते हैं। तो अब एनर्जी आ जाएगी इसकी और इसकी मिक्स करके कितनी आई, 2 इंटू हाफ क्यू डैश एंड वी डैश, क्योंकि अब एनर्जी कितनी है क्यू डैश और ना सॉरी चार्ज कितना रह गया क्यू डैश और वोल्टेज कितनी रह गई वी डैश। भाई मैंने कहा था ना बदल चुके हैं, मतलब आधे आधे, क्यू डैश किसके बराबर है Q/2 के, V किसके बराबर है V/2 के। अब ये दो हैं, एक और दो, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया। अब इन वैल्यूओं को रख लेते हैं, 2 इंटू 1/2, ठीक है। Q डैश की वैल्यू Q/2 और V डैश की वैल्यू V/2, तो 2 से 2 कट हुआ तो आ गया फॉर्मूला 1/4 QV। अब 1/4 Q कितना, चार्ज, तो अब इसको यहां से बैटरी हटा करके हमने कनेक्ट कर दिया एक और अनचार्ज, तो चार्ज कितना हो चुका था हमारा, आधा आधा। अब हमने एनर्जी देखी तो एक इसकी और एक इसकी, तो दोनों की 2 लगा दी आपने। अब 1/2 Q डैश V डैश, ये भी ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एनर्जी का। तो Q डैश चार्ज कितना हो चुका पहले का आधा, और पोटेंशियल भी कितना हो चुका पहले का आधा, और 2 क्योंकि ये 2 हैं। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1/4 QV, और 1/4 QV को क्या लिख सकते हैं, 1/2 आगे ले लो, 1/2 QV, और मैंने अभी अभी शुरुआत में लिखा था 1/2 QV इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी के फॉर्मूले हैं। तो इसकी जगह हाफ CV स्क्वायर लिया, और इसकी वैल्यू शुरुआत में कितनी थी,
4.5 10⁻⁶, तो इसमें 2 का डिवाइड लगाते इतनी जूल एनर्जी आ गई। अब एनर्जी पहले से कम हो गई, और एनर्जी कैसे हुई कि जब चार्ज इधर से इधर फ्लो हुआ होगा, तो रेडिएशन निकला होगा, तार गर्म पड़ा होगा, तो इसीलिए पहले से वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो ये अपना एग्जांपल नंबर